हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? भले चंगे, सब बढ़िया। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। गिव मी अ मिनट टू मेक श्योर कि सब सही है, स्ट्रीम अच्छे से लाइव है। कैन कंफर्म वाई लाइव चैट। हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई गेस स्ट्रीम अच्छे से लाइव है और आप लोग मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, तो स्ट्रीम को कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार दोबारा से वेलकम टू इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अन अकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि रैंक और नलिटी के ऊपर बेस्ड है। पिछले सैटरडे और संडे को भी हमने इंटरेस्टिंग टॉपिक डील किया था, आज भी करने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करेंगे। तो इंटरेस्टिंग होमवर्क क्वेश्चंस आपको दिए गए थे, उनको भी सॉल्व करेंगे। तो अच्छे से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। बिफोर वी बिगिन, लेट्स स्टार्ट विद अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ मी, माई सेल्फ एंड अनअकैडमी। मेरा नाम इशिका अग्रवाल है। आई हैव परस्यूड MSc ऑनर्स मैथमेटिक्स फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी एंड मुझे हायर मैथमेटिक्स में पढ़ाते हुए 5-6 साल हो गए हैं। ऑफ कोर्स अ लॉन्ग जर्नी लाइज अहेड, पर इन कुछ सालों में मैंने बहुत कुछ सीखा है, और जो मैंने सीखा है, बेस्ड ऑन दैट आई कैन हेल्प यू बी फ्रेंड मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से। तो अपन बहुत अच्छे से इकट्ठे मिलकर मैथमेटिक्स से दोस्ती करने की कोशिश करेंगे एंड होप हम ये अच्छे से कर पाएँ और बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो जो क्वेश्चन सॉल्विंग की कला है वो बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो आई होप अच्छे से हम ये कर पाएँ और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आए। मेरा जो मैक्सिमम फोकस रहता है वो इसी पे रहता है कि हम मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करें, क्योंकि जो मेन काम है जो आपको एग्जाम में करना है वो यही है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, ओके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, मेरे बारे में इतना जानना काफ़ी है आपके लिए। अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। अनअकैडमी अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये वो प्लेटफॉर्म है जिसने हमें मौका दिए साथ मिल के पढ़ाई करने का। तो अच्छे एजुकेटर्स एंड सिंसियर स्टूडेंट्स इकट्ठे मिलकर पढ़वाते हैं यहाँ पे, तो अच्छी बात है। यहाँ पे दो टाइप की क्लासेस होती हैं। स्पेशल क्लासेस जो कि फ्री क्लासेस होती हैं, और पेड क्लासेस जो कि दो टाइप के सब्सक्रिप्शन परचेज करने पर मिलती हैं, या तो प्लस सब्सक्रिप्शन या आइकनिक सब्सक्रिप्शन। के फीचर्स की बात कर लेते हैं, स्टार्टिंग विद द फीचर्स ऑफ द स्पेशल क्लास दैट इज फ्री क्लास, जो कि ऑफ कोर्स पेड क्लास में भी अवेलेबल होंगे। पेड में कुछ एक्स्ट्रा होगा वो भी देखेंगे। तो इन अ स्पेशल क्लास, अन अकेडमी हैज ट्राइड to make their sessions on their website as well as Unacademy's learners app very interactive, by allowing you to participate in live classes, by participating in live chat, getting all your doubts clear during the class by sharing the pictures of your doubts, etc. You can participate in polls, raise a hand, get notified of each lecture, lecture notes, and watch the lectures from anytime, anywhere. एंड अब अगर हम पेड वाले की बात करें, सब्सक्रिप्शंस की, तो उसमें तो और भी ज़्यादा फीचर्स अवेलेबल हैं। तो इनके लिए आप बेसिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, जैसे प्लस सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो आपको 5 फीचर्स मिलेंगे। कौन कौन से? जो इनर वाइट सर्कल में 5 लिखे हैं। पहला, टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने को मिलेगा। दूसरा, लाइव क्लासेस मिलेंगी हर सब्जेक्ट की, जो भी आप कैटेगरी चूज़ करते हैं। सपोज आपने CS एंड नेट कैटेगरी चूज़ करी, तो उस कैटेगरी के लाइव क्लासेस फॉर ईच सब्जेक्ट। तीसरा, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, और हर कोर्स में पूरी तरीके से आपको सारा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, और सिर्फ सिलेबस ही नहीं, इस तरीके से सिलेबस को कवर करवाया जाएगा कि आपको वो टॉपिक्स पे ज़्यादा एम्फोसाइज करवाया जाए जो कि एग्जामिनर के फेवरेट हैं। एंड फोर्थ है क्विजेज एंड टेस्ट। मैक्सिमम क्विज और टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाए जाएंगे, सो दैट आपको पता लगता रहे कि आपकी प्रिपरेशन सही से हो रही है या नहीं। एंड हर चीज़ का अनलिमिटेड एक्सेस, ये 5 फीचर्स आपको मिलेंगे प्लस के केस में। जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उन सभी को वेरी गुड इवनिंग, हेलो। कोड नेम, आपका नाम क्या है? एंड अगर आप लेते हैं आइकनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिलेंगे 5 एडिशनल फीचर्स। अंदर वाले 5 प्लस एडिशनल 5। तो एडिशनल 5 क्या मिलेंगे? 1-to-1 कोचिंग, नेक्स्ट is स्टडी प्लानर, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडलाइंस एंड स्टडी मटेरियल।
तो ये टोटल मिला के 10 फीचर्स हो जाएंगे आइकनिक के केस में। यू कैन ऑप्ट फॉर आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शंस। एक कोड है इशिका 10 जो यहाँ पे लिखा है, जो आपके इस दौरान काम आ सकता है। इशिका मेरा नाम, साथ में अगर आप 10 लिखें तो दिस एक्ट्स एज ए रेफरल कोड दैट यू कैन यूज टू अवेल डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शंस थ्रू आउट द अनअकैडमी। चाहे आप किसी भी कोर्स में इसको यूज़ कर सकें। साथ में एक और अनाउंसमेंट है कि कुछ अनअकैडमी खुश है अभी, क्योंकि फेस्टिव सीजन है, तो आपको कुछ मेगा ऑफर्स दिए जा रहे हैं। तो इन केस आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं, प्लस सब्सक्रिप्शन इन बिटवीन 25th ऑफ अक्टूबर टू 31st अक्टूबर, तो आपको 6 मंथ्स के परचेज के साथ एडिशनल 1 मंथ फ्री मिलेगा TSI UTC नेट कैटेगरी में, एंड 24 मंथ्स के साथ एडिशनल 3 मंथ्स फ्री मिलेगा। और ऑफर है कि अगर आप 21 से 27 अक्टूबर के बीच में लेते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन TSI नेट कैटेगरी में, तो आपको 21 से 27 में 12 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन के साथ 2 मंथ्स का एडिशनल सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा। तो यू कैन यूज़ दिस ऑफर्स अलॉन्ग विद द कोड। इस कोड पे कोई टाइम लिमिट नहीं है, ये हमेशा वैलिड है। ये ऑफर्स टाइम लिमिट के साथ वैलिड हैं, और फिर आप परचेज कर सकते हैं। अब इनकेस आपको परचेज करनी है किसी कोर्स की, तो कैसे करनी है? हाउ टू टेक आइदर ऑफ द सब्सक्रिप्शन दैट सूट्स यू। तो अनअकैडमी पर जाएं, लर्नर्स ऐप डाउनलोड करें या वेबसाइट को विजिट करें। आफ्टर यू विजिट द वेबसाइट, you can enter your credentials, sign up and log in after that. Select your category and select a subscription plan that suits you. So select either Plus or Iconic. As soon as you select either of the courses, आपको सब्सक्रिप्शन प्लान इस तरीके से दिखाई देंगे। आप स्क्रॉल कर सकते हो। अगर आप आइकनिक पे स्क्रॉल करो तो आपको उसके प्राइस सब्सिक्वेंट इस तरीके से दिख जाएंगे। एंड हेयर यू हैव एन ऑप्शन टू एंटर द कोड। यहाँ पे जैसे ही आप इशिका 10 कोड एंटर करेंगे, छोटा सा अप्लाई का बटन आएगा। अप्लाई पे क्लिक करते ही सारे प्राइस आपके सामने 10% से रिड्यूस होंगे। देन क्लिक ऑन प्रोसीड टू पे। सिमिलर इस फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन। अगर आप आइकनिक की जगह प्लस लेना चाहते हैं तो स्क्रॉल करें और प्लस पर आ जाएं। उसके इस तरीके से प्राइजेस हैं, एंड अगेन यू कैन यूज द सेम कोड इशिका 10। जैसे ही आप यहाँ पे कोड डालेंगे, छोटा सा अप्लाई का बटन आएगा, उस पर क्लिक करें। प्राइजेस सारे 10% से रिड्यूस हो जाएंगे, एंड देन प्रोसीड टू पे। किसी भी पेमेंट ऑप्शन से पेमेंट को कंप्लीट करेंगे। सक्सेसफुली पेमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स मिल जाएंगे। There is an option of bugs bounty. You can report anything that you find inappropriate. अब अपना स्केड्यूल देखते हैं एंड देन क्लास को कंटिन्यू करेंगे। फॉर दोज हु आर न्यू एंड फॉर दोज हु आर ओल्ड, सबके लिए एक बार रिवाइज करा देते हैं अपना स्केड्यूल। फिलहाल अपने 3 कोर्सेज लाइव चल रहे हैं। पहला एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का, जिसकी क्लास हर वेडनेसडे को होती है। इसे स्पेशल क्लास कहते हैं अनअकैडमी की। जो फ्री क्लास होती है, जो भी स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस करी गई है, उसी तरीके से होती है अनअकैडमी के लर्नर्स ऐप पर, या फिर आप इस लिंक को विजिट कर सकते हैं। टाइमिंग्स 8 to 9 PM में फ्लक्चुएट 15-20 मिनट ऊपर नीचे हो सकती है। 1 डे वीक क्लास फिक्स है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी होती है। वेडनेसडे को अनाउंस किया जाता है कि नेक्स्ट क्लास कब होगी। दूसरा कोर्स चल रहा है लीनियर अलजेब्रा का। हर सैटरडे और संडे की क्लास होती है, यानी कि वीकेंड बैच है। आज भी क्लास है, कल भी क्लास होगी। 2 days अ वीक फिक्स। टाइमिंग 9 to 10:15 PM, और इसी यूट्यूब चैनल पर जिस पर अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड थर्ड कोर्स है अपना कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का, मंडे टू फ्राइडे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 5 days अ वीक, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे। टाइमिंग फिक्स 9 to 10:15 PM। इसी यूट्यूब चैनल पर क्लास होती है जिस पे अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं। टुडे वी हैव अ क्लास फॉर लीनियर अलजेब्रा। जो बुक्स हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, मैंने उसमें आपको ऑप्शंस दिए हैं। ये कुछ बेसिक ही हैं और लास्ट 3 एडवांस ही हैं। इनके अलावा भी आप कुछ रेफर कर सकते हैं जो हमने स्पेसिफिकली बुक्स के ऊपर वीडियो बताई थी, उसकी में हमने डिस्कस किया था। आप स्क्रॉल करके इसी चैनल पे बुक्स वाली वीडियो को ढूंढ सकते हैं। आई गेस अच्छे से आज के लिए काफ़ी इंट्रोडक्शन हो गया है। थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट इनफ एंड लिसनिंग टू द इंट्रोडक्शन। अब चलते हैं आज की वीडियो पर। आज की वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे पिछली बार के होमवर्क क्वेश्चन से। तो देखते हैं कि सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं, तभी होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अदरवाइज वील बिगिन विद समथिंग एल्स फॉर द टाइमिंग। कौन कौन लाइव हैं अपने दर्शन बता दें, अपने नाम बता दें, कैसे हैं सब लोग। तो होमवर्क क्वेश्चन से स्टार्ट करें कि पिछली बार 2 होमवर्क क्वेश्चन दिए गए थे। डिड यू ऑल ट्राई दीज क्वेश्चंस? ये बहुत ही ज़बरदस्त टाइप के क्वेश्चंस थे, और जो हमने डिस्कस किया था क्लास में उसी के बेस पर होमवर्क दिया गया था। तो अगर आपने ट्राई किया होगा तो आपको ट्राई करने में ज़रूर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा, और आपको चैलेंजिंग भी लगा होगा इन बिगिनिंग। ठीक है, तो करें डिस्कस।
किसने ट्राई किया तो बताएं क्या आंसर्स आए थे उनके। सौरभ, काली, कहाँ पर हैं आप लोग? गिव मी अ मिनट, लेट मी कंफर्म सब लोग लाइव के नहीं आए हैं। हम्म, अब आ गए हैं सब, की बात है। तो हेलो, गुड इवनिंग मनीषा, गुड इवनिंग काली, कैसे हैं आप लोग? कहाँ गायब थे? हाँ तो बताएं, होमवर्क क्वेश्चन ट्राई किया है? अच्छे से किया है? बताएं फिर क्या आंसर आया है। दोबारा जिन्होंने होमवर्क में नहीं किया है उनके लिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं और वो इसे क्लास वर्क की तरह ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? तो लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू एंड देन वील सॉल्व इट। अगर किसी ने ट्राई कर लिए तो आंसर बताएं, वरना बाकी लोग आधा 1 मिनट 2 मिनट ले लीजिए और ट्राई करके आंसर बताइए। द क्वेश्चन इज, इफ वी हैव सम बी मैट्रिक्स विच इज एन एम क्रॉस एन कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स सच दैट उसकी एंट्रीज कैसी हैं? बी आई जे नाम की एंट्रीज हैं। और हर एंट्री को कैसे डिफाइन किया गया? बी आई जे इज इक्वल टू 10i² माइनस जे क्यू। I is the row number, J is the column number for all I not equal to J। यानी कि जब जब I रो नंबर कॉलम नंबर के बराबर नहीं है तब बी आई जे की वैल्यू ऐसी वाली है, और जब जब रो नंबर कॉलम नंबर बराबर है तब उसकी एंट्री की वैल्यू है 0। इस केस में रैंक ऑफ बी कैन बी, रैंक ऑफ बी क्या क्या हो सकती है? आपको इसमें से आंसर सिलेक्ट करने थे। मल्टीपल सिलेक्ट ऑप्शन था, यानी कि पार्ट सी का नेट का क्वेश्चन है, यानी कि एक से ज़्यादा ऑप्शन इसमें सही हो सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं किस किसने दिमाग लगाया है। जनरली पार्ट सी में सिर्फ 4 ही ऑप्शन आपको मिलेंगे, पर मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं ताकि आप अच्छे से एक्सप्लोर कर पाओ। वेरी गुड इवनिंग निशी, कैसे हैं आप? हाँ काली, बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर हो, क्योंकि स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन थी, तो आप बिल्कुल एग्जैक्टली टाइम पर हो। अब सभी लोग बताएं, क्वेश्चन ट्राई किया था? काली ट्राई किया था, अच्छे से हो गया? बहुत अच्छी बात है। तो क्या क्या आपके आंसर्स आए? तो काली ने आंसर दिया है, लेट मी नोट योर आंसर्स। बाकी सभी अपने अपने आंसर्स बता दीजिए, देन विल डिस्कस। काली ने कहा है बी सी डी ई एफ जी। बी हो सकता है, सी डी ई एफ जी, ऐसा काली ने कहा है। ओके, लेट्स नोट इट। काली कैसे किया? करने में क्वेश्चन मजा आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था बहुत। ये हमने क्लास में जो डिस्कस की थी उसी के बेस पे था, बस थोड़ा सा लेवल चका गया क्योंकि इसमें हमने दो चीज़ें कंबाइन कर दी थी। एक नई चीज़ ये ऐड करी थी बस कि आई नॉट इक्वल टू जे वाली बात, और बाकी जगह 0 हो जाएगा। मनीषा आप बताएं। निशी, मनीषा का कहना है बी सी डी ई एफ जी एंड एच। ओके, आपका ऑप्शन भी नोट कर लेते हैं मनीषा। बाकी लोग बताएं। बी सी डी ई एफ जी एच, यानी कि मनीषा ने काली के आंसर में एक और पार्ट एंटर कर दिया, एक और बढ़ा दिया। बाकी लोग, ऋषि आप बताएं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इसे ट्राई करेंगे ना तो मतलब आपको फिर इसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन में ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। करें डिस्कस? तो मैं बताऊं पहले आंसर? ओके, तो मेरी बारी। तो आप लोगों के आंसर गलत नहीं है पर पार्शली सही है, अगर आपने कर करके देखा है। निशी कह रहे याद नहीं था, होमवर्क नहीं किए। याद नहीं था तो निशी अभी ट्राई करो तुरंत। आपको बोला है जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया, ट्राई इट एज अ क्लास ऑफ क्वेश्चन। ये लोग होमवर्क का नाम मिटा देते हैं, जरूरी थोड़ी है होमवर्क का नाम लिखा हो। ये लोग मिटा दिया, अब बताओ, क्लास का क्वेश्चन है, करें ट्राई। कर कर देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाकी लोग जिन्होंने ट्राई नहीं किया चुपचाप वीडियो को पॉज करके ट्राई करें, क्योंकि इसको ट्राई करके सीखोगे। डायरेक्टली मैं आंसर बता दूंगी तो नहीं सीखोगे। एंड आप दोनों के आंसर सही गलत नहीं है पर पार्शली सही है। द करेक्ट आंसर इज ऑल द पार्ट्स एक्सेप्ट एच एंड आई। तो 0 भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, डी भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, एंड एच भी हो सकता है। एक्चुअल में मिनिमम ऑफ एम एन भी हो सकता है, बस नन नहीं होगा। तो इसका आंसर करेक्ट है ये सारे ऑप्शंस एक्सेप्ट नन।
तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन था। जिन जिन ने किया उनको पता लगा होगा, उनके दिमाग के पेज खुले होंगे। जिन्होंने इसको अच्छे से लिख कर ट्राई नहीं किया उनके पेज नहीं खुले होंगे। ये क्वेश्चन ओरल नहीं था, इसको लिख के करना था, तभी सीखने को मिलना था। इसकी जैसे एक और होमवर्क क्वेश्चन था H2, उसको भी देखेंगे। तो पहले इस क्वेश्चन को अच्छे से डिस्कस करते हैं। जिन लोगों ने ट्राई नहीं किया अभी ट्राई कर लें और साथ साथ में हमारे साथ देखते रहें। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में एंट्रीज कैसे टाइप की, 10i² माइनस जे क्यूब टाइप की। तो अपने पास बी एम क्रॉस एन टाइप का मैट्रिक्स है। P इज इक्वल टू बी आई जे, और जो बी आई जे है वो कैसे डिफाइंड है, वो डिफाइंड है 10i² माइनस जे क्यूब। ये डिफाइन किया था ना, जब भी i नॉट इक्वल टू जे है, एंड इट इज डिफाइंड एज 0 जब भी i इक्वल टू जे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे आपको सिखाया था हमने पिछली बार क्वेश्चंस किए थे, हमने कैसे किए थे। हमने कहा था सबसे पहले जनरल मैट्रिक्स बना के देखो एम क्रॉस एन ऑर्डर का, और फिर देखो उससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग सूरज। तो मैं आपको क्या करती हूँ, ताकि आपको इसमें डिफरेंस समझ में आए, तो थोड़ी देर के लिए हम ये आई इक्वल टू जे और आई नॉट इक्वल टू जे वाली रिस्ट्रिक्शन हटा देते हैं। हम क्वेश्चन को अपने हिसाब से थोड़ा सा मोल्ड करते हैं। कैसा लेकर चलते हैं हम, थोड़ी देर के लिए इसको इस तरीके से लेते हैं कि बी इज इक्वल टू बी आई जे सच दैट आई, हाँ, सच दैट बी आई जे इज इक्वल टू 10i² माइनस जे क्यूब। तो हमने क्या किया, ये मान के चल लिया फॉर ऑल आई कॉमा जे, हमने वो डिस्ट्रिक्शन हटा के देखी। ठीक है, मेजर बात मेरे को यही थी कि आपको सिखाना था कि रिस्ट्रिक्शन का यहाँ पर क्या नया फायदा हो रहा है। ठीक है, अब इसको पहले सॉल्व करके देखते हैं, बी मैट्रिक्स बनाने की कोशिश करते हैं इन जनरल। चलो सभी लोग हेल्प करें बनाने में, देखते हैं किस किस के दिमाग अच्छे से खुल रहे हैं, पिछली क्लास किस किस को अच्छे से याद है। एकदम बड़ा चौड़ा लिख देते ताकि कोई भी आपको समझ में दिक्कत ना आए। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री का नाम होता है B11, दूसरी का नाम होता है B12, तीसरी का नाम होता है B13। ऐसे करते करते कौन सी एंट्री आ जाएगी, B1n। अगली एंट्री B21, फिर B22, फिर B23, करते करते B2n। ऐसे करते करते कौन सी एंट्री पर हम पहुंच जाएंगे, B n1, B n2, n नहीं m है ना रो, तो mth रो, m2, BM3 एंड सो ऑन BMn। ये आ जाएंगी वैल्यूज। अब इसमें क्या करते हैं, ये वैल्यू की वैल्यू पुट करते हैं। बी आई जी का मतलब ये है 10i² माइनस जे क्यूब, ये पुट करते जाते हैं। ठीक है, तो B11 यानी कि i की जगह 1 और j की जगह 1, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 इंटू 1² माइनस 1³ B12 मतलब i की जगह 1 j की जगह 2, 10 इंटू 1² माइनस 2 का क्यूब। ऐसे ही B13 मतलब i की जगह 1 और j की जगह 3, ये आ जाएगा 10 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। ये बात समझ रहे हैं सभी लोग। ठीक है, कोई ब्लैक से कर देते हैं, ऐसे कलर्स में भेदभाव क्यों रखा है ना। ऐसे ही B1n क्या हो जाएगा, i की जगह 1 और j की जगह n, ये हो जाएगा। ध्यान से देखो, मैं इतनी अच्छे से इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छी बात है। एक बार ये क्वेश्चन समझ गए ना अच्छे से, फिर ऐसे क्वेश्चन में कभी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बैठा होता है। B21 यानी कि रो नंबर की जगह 2 और j की जगह 1, I2J1, 10 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। B22 यानी कि I और J दोनों की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। B23 हो जाएगा I की वैल्यू 2 और J की वैल्यू 3, इसको भी रब कर देते हैं। यह आ जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब, और ये आ जाएगा 10 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस n का क्यूब। समझ रहे हैं। इसी तरीके से लास्ट रो क्या बन जाएगी, यहाँ पे i की वैल्यू हमेशा m रहेगी और j की वैल्यू 1 2 3 इस तरीके से इंक्रीज होती जाएगी। तो सारी एंट्रीज आप करके एक बारी में लिख दें। समझ रहे हैं सब लोग। अब कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स में तो पूछते जाएं। क्या आ जाएगा, 10 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1³ 10 इंटू एम स्क्वायर माइनस 2³ 10 इंटू एम स्क्वायर माइनस 3³ 10 इंटू एम स्क्वायर माइनस n³। यहाँ तक सबको समझ में आया एकदम।
कोई भी दिक्कत परेशानी तो पूछो, सब सही है यहाँ तक। अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ इतना वाला पार्ट सॉल्व करें कि अगर सारी एंट्रीज इस फॉर्म की हो तो कैसा मैट्रिक्स दिखेगा, इस तरीके का। अब इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करके हमें रैंक निकालने की कोशिश करते हैं। अब इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, सीधा आपके लिए क्वेश्चन है रैंक ऑफ बी बताओ। चलो, तो आपको सिखाया था कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चन को। इस मैट्रिक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, बताओ इस पर कौन सा ऑपरेशन हम लगाएं कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाए। मुझे तो दिख रहा है कि कौन सा ऑपरेशन लगाया जाना चाहिए, आप बताएं, किसी को समझ में आ रहा है, कोई पकड़ पा रहा है ऑपरेशन? रो या कॉलम जो आपको पसंद आए, कोई ऑपरेशन लगा सकते हैं, बताओ कौन सा लगाया जाए। किसी को पता चल रहा है, मैं ही बताऊं? काली का रैंक 2 है, बिल्कुल सही आंसर है। बाकी लोग बताएं कैसे। काली अगर आपने रैंक बताई है तो बताओ इसका ऑपरेशन कौन सा लगाया जाए। रो ऑपरेशन आप ही लगा के देखो, रो टू को रो वन, है ना, रो टू को रो टू माइनस रो वन पे भेजो, यानी कि इसमें से रो वन माइनस कर दो। ऐसा करने से देखो क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 10 × 2² माइनस 10 × 1²। ऐसे ही इसको इसमें से माइनस करोगे तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 × 2² माइनस 10 × 1²। ऐसे करते करते सब जगह ही आता जाएगा, ठीक है। तो इस पार्ट को अप्लाई करके देखते हैं ज़रा। तो ऑपरेशन क्या लगा रहे हैं हम ऑपरेशन लगा रहे हैं रो टू गोज टू रो टू माइनस रो वन। बिल्कुल सभी रोज पे लगा रहे हैं, रो थ्री ऑल्सो गोज टू रो थ्री माइनस रो वन। एंड करते करते कितनी रोज है, mth रो तक, तो रो एम गोज टू रो एम माइनस रो वन। इस सारे ऑपरेशन को इकट्ठे भी लिख सकते थे इस तरीके से, आर आई गोज टू आर आई माइनस आर वन फॉर ऑल आई वेरिंग फ्रॉम 2 to m। ठीक है, ये वाला ऑपरेशन लगाते हैं। फर्स्ट रो चेंज हम नहीं करने वाले हैं, तो मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, दोबारा बनाते हैं अपने मैट्रिक्स को। फर्स्ट रो एज इट इज रहने दो, 10 × 1² माइनस 1 का क्यूब। 10 जिन्होंने इसको सॉल्व कर दिया होगा उनको समझ में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ये सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज रहने दो। -2 का क्यूब, 10 × 1 का स्क्वायर -3 का क्यूब एंड सो ऑन करते करते 10 × 1 का स्क्वायर माइनस n³ अब सेकेंड रो चेंज हो जाएगी, सेकेंड रो में से हमने माइनस किया अगर फर्स्ट रो तो क्या बच गया, 10 × 2² माइनस 10 × 1² लिख दो यहाँ पे, 10 × 2² माइनस 10 × 1²। अब देखो ये वाली एंट्री में, इस एंट्री में से माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट गायब हो जाएगा, सिर्फ ये वाला बचेगा दोबारा से, 10 × 2² माइनस 10 × 1²। आप देखोगे सारी एंट्रीज में सिर्फ यही बच जाएगा, 10 × 2² माइनस 10 × 1²। ठीक है, इसी तरह थर्ड रो क्या बच जाएगी, 10 × 3² माइनस 10 × 1²। यही ऑपरेशन लगा के कि उसमें से रो वन माइनस कर दो, ऐसे ये क्या बच जाएगा, 10 × 3² माइनस 10 × 1²। ये दोबारा वही 10 × 3² माइनस 10 × 1², 10 × 3² माइनस 10 × 1²। अब क्या, आप तो पकड़ ही लोगे आप लोगों ने, बताओ अब क्या पकड़ा इसमें आपने। सारी बाकी फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सभी रोज की सारी एंट्रीज कैसी हैं, बराबर हैं। लास्ट रो कैसी दिखाई देगी, mth रो कुछ इस प्रकार की, 10 × m², बिल्कुल काली आपने सही ऑपरेशन बताया, माइनस 10 × 1², 10 × m² माइनस 10 × 1², 10 × m² माइनस 10 × 1², 10 × m² माइनस 10 × 1²। अब सारी रोज में सारी एंट्रीज बराबर हैं। अगला ऑपरेशन कौन सा लगाया जा सकता है, सारी रोज को फर्स्ट रो को छोड़कर उनकी वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो रो टू टेंस टू 1/10 × 2² माइनस 10 × 1² रो टू। तो आपने क्या किया, इसकी सारी एंट्रीज इस तरीके से 1 बन जाएंगी। इसी तरीके से R3 को कहाँ भेज दो, 1/10 × 3² माइनस 10 × 1² R3। तो इसकी सारी एंट्रीज 1 बन जाएंगी। इसी तरीके से RM तक सेम ऑपरेशन लगा दो, RM को कहाँ भेज दो, 1/10 × m² माइनस 10 × 1² पर। तो ऐसे करने से सारी एंट्रीज 1 1 1 बन जाएंगी। तो मैट्रिक्स किस तरीके से दिखाई देगा, बी मैट्रिक्स इस तरीके से। बेसिकली बी मैट्रिक्स नहीं, हमने रो ऑपरेशन लगाए तो ये इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आ रहा है, इस पे ऐसे लिख दो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स, ये वाला साइन
हाँ, तो दोबारा से अपने पास जो इक्विवेलेंट मैट्रिक्स आएगा किस तरीके से दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। इससे पहली रो तो है 10 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 1 क्यूब, 10 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 2 क्यूब, 10 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 क्यूब, करते करते 10 इंटू 1 स्क्वायर माइनस एन क्यूब, और बाकी सारी रोज क्या बन गई, 1 1 1 डॉट 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 1। ऐसे करते करते लास्ट रो भी क्या हो जाएगी, 1 1 1 डॉट 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 1। तो ये m क्रॉस n मैट्रिक्स अपने पास बचेगा। इसके आगे तो आप समझ ही गए होगे। अब अगर रो टू को छोड़ के बाकी सारी रोज में से हम रो टू को माइनस कर दें, यानी कि रो आई टेंस टू रो आई माइनस R2, कहाँ कौन कौन सी रोज में ऐसा ऑपरेशन लगाना है, 3 से लेके m तक, 3 4 अप टिल m। ठीक है, अगर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे तो किस तरीके का मैट्रिक्स बन जाएगा, आप मालूम है सिर्फ 2 नॉन जीरो रोज रह जाएंगी और बाकी सारी जीरो बन जाएंगी, और वो 2 नॉन जीरो इंडिपेंडेंट रोज रह जाएंगी। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स V इज 2। वेरी गुड इवनिंग दीप, कैसे हैं आप। तो बी मैट्रिक्स की रैंक आ गई है 2। तो कैसे आई, हमने जो मैट्रिक्स डिफाइन किया इस तरीके से जिसमें आई और जे सभी के लिए ये वैल्यू एज इट इज थी, तो इसकी मैट्रिक्स की रैंक आ गई है 2। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा था थोड़ा डिफरेंटली डिफाइन करो। हमने होमवर्क क्वेश्चन में ऐसा डिफाइन किया था कि जब जब आई और जे रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर नहीं है तब तो ऐसी एंट्री होगी, जब जब रो नंबर और कॉलम नंबर बराबर हैं तब उसकी जगह 0 आएगा। तो ऐसे केस में जो अपना मैट्रिक्स आने वाला है बी एम क्रॉस एन, उसकी जो रैंक है आप उसको कैसे निकाल के देखो, छोटे छोटे मैट्रिक्स लेट करके 2 इंटू 3 का लेट करके देख लो, 3 इंटू 2 का, 3 इंटू 4 का, फिर 4 इंटू 3 का। आप देखोगे इसकी रैंक क्या आ जाएगी, हर बारी मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, हर बारी ये आएगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा होता, अभी निकाल के देखेंगे, चिंता मत करो, ऐसे ओरली नहीं बताऊंगी, अभी निकाल के दिखाऊंगी, पर ये आ जाएगी। तो अगर क्वेश्चन में पूछा होगा इसमें से कौन सी मस्ट भी हो, कैन की जगह लिखा होता मस्ट, तो एक ही आंसर होता, वो होता मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, बाकी और कोई आंसर नहीं होता। ठीक है, अगर आप कोई टिक कराते तो सारे आंसर आपके गलत हो जाते, तो मस्ट बी में सिर्फ जी पार्ट आंसर होता। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखें। पर कैन भी यानी कि कौन कौन सा हो सकता है, तो अलग अलग सारे केसेस हम कंसिडर कर सकते हैं। तो कैन बी के केस में सारे केस आ जाएंगे, कैसे देखते हैं। आप एम और एन की वैल्यू वेरी करते जाओगे तो सारे केस आते जाएंगे हमेशा। ठीक है, देखो कैसे। सबसे पहले ले लेते हैं एम और एन की वैल्यू दोनों की 1, दोनों की बराबर ले लेते हैं। ठीक है, तो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, तो बी मैट्रिक्स बन जाएगा 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी B11। और इसने कहा जब आई और जे बराबर हो तो इसका मतलब वैल्यू 0 ले लो, तो ये आ जाएगा 0। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे होती, कैसे चल रही है ज़िंदगी, कैसे चल रही है पढ़ाई, सब अच्छा है, खाना पीना हो गया, लेक्चर के लिए तैयार हैं सब। तो ये 0 है, 1 क्रॉस 1 नल मैट्रिक्स है। नल मैट्रिक्स से बताओ कि कैसी होती है इसकी रैंक। नल मैट्रिक्स की रैंक हमेशा कैसी होती है, हमें मालूम है। नल मैट्रिक्स में एक ही वेक्टर है, वो भी इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसकी रैंक होती है 0। तो हमने देखा एक केस में रैंक 0 भी आ सकती है, तो कैन बी 0 में हमने 0 को टिक कर दिया। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, दोबारा दोबारा टिक करते जाते जो हम वेरीफाई करते जा रहे हैं। तो 0 तो जी हो सकती है। ठीक है, अब क्या ले लेते हैं, अब ले लेते हैं सारी केस में एम और एन बराबर। मान लो कि एम और एन बराबर है और कोई भी नेचुरल नंबर के है, तो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, ये था फर्स्ट केस, एम और एन बराबर और 1। सेकेंड केस, एम और एन बराबर है, कोई भी नेचुरल नंबर है 1 के अलावा, 1 के अलावा, 1 से बड़ा कुछ ले लो। ठीक है, तो कैसा मैट्रिक्स बन जाएगा, नहीं 1 भी ले सकते हो, बस आप ही लेके चल लो 1 क्रॉस 1, ये तो हमने लेके चल लिया ना, तो 1 के अलावा ले लो। तो अपना मैट्रिक्स बन जाएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, है ना। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा बन जाएगा, जिसकी हमेशा डायगोनल पे एंट्रीज कैसी आती जाएंगी, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से डायगोनल पे हमेशा 0 आती जाएंगी। तो 0 कॉमा 0 ऐसे करते करते डायगोनल पे हमेशा 0 रहेंगी, और बाकी जगह जो एंट्रीज हैं वो अलग अलग रहेंगी इस डेफिनेशन के हिसाब से जो हमने अभी डिफाइन करके देखा था वैसी। तो आप देखोगे इसके जो सारे एंट्रीज होंगी, सारे एलिमेंट्स होंगे, ये जो सारे कॉलम वेक्टर्स आ रहे हैं या सारे रो वेक्टर्स आ रहे हैं, सारे लीनियरली इंडिपेंडेंट आएंगे। तो इस केस में इसकी रैंक क्या बन जाएगी, इस केस में रैंक ऑफ बी इज इक्वल टू के, यानी कि एम भी उसकी वैल्यू आ रही है और एन भी आ रही है,
क्योंकि सारे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स और सारे ही लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज आ रही हैं। सबको समझ में आ रहा है? कहीं पे भी दिक्कत आए रोक लेना। यानी कि इस केस में इसकी वैल्यू m भी हो सकती है, रो नंबर के बराबर भी, कॉलम नंबर के बराबर भी हो सकती है। और रो नंबर कॉलम नंबर तो हम वैरी करके देख सकते हैं, तो 1 भी ले सकते हैं, वो 2 भी ले सकते हैं, वो 3 भी ले सकते हैं। यहाँ पे 4 लिखा होता, 100 लिखा होता, 10,000 लिखा होता, सारे पार्ट सही हो जाते। ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है एच बार डी इज लेस देन मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये बात सही है क्योंकि जीरो भी तो आ रहे हैं ना। तो अगर हम एम और एन दोनों 1 ले लें तो 1,1 का मिनिमम है 0, तो ए पार्ट के चक्कर में एच पार्ट सही है। अब बच गया ये वाला पार्ट चेक करना, मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन। ठीक है। काली कह रहे रैंक 1 कब होगी? काली रैंक 1 होगी अभी रेक्टेंगुलर के केस में, बताते हैं आपको कब। ऐसा केस लो, सपोज आपने ले लिया ये वाला, अपने मैट्रिक्स की डेफिनेशन नहीं बदल रही है, हम सिर्फ एम और एन की वैल्यूज बदल रहे हैं। मैट्रिक्स की एंट्रीज इसी तरीके से डिफाइन है, ठीक है ना। अब आप मैट्रिक्स ले लो 1x2 टाइप का, एक रो 2 कॉलम, ठीक है काली। पहली एंट्री क्या बन जाएगी भी मैट्रिक्स की? B11 B12, इसमें दो ही एलिमेंट्स आएंगे, B11 यानी कि रो नंबर कॉलम नंबर बराबर, इस केस में यहाँ पे लिख देंगे 0। रो नंबर कॉलम नंबर बराबर नहीं तो इसको कैसे लिख देंगे? 10 × 1 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। काली इसकी रैंक बताओ क्या आ रही है बी मैट्रिक्स की रैंक? आपका क्वेश्चन भी आया हो, वहाँ पे आंसर हो जाएगा। 1 आ रही है बढ़िया तरीके से। तो जब हमने m की वैल्यू लेके चली 1, थर्ड केस, m की वैल्यू लेके चली 1, n की वैल्यू लेके चली 2, तो रैंक ऑफ b आ गई 1। इनफैक्ट अगर हम ऐसा कर लें, कैसा? m की वैल्यू लेके चल लें 2 और n की वैल्यू लेके चल लें 1, उस केस में भी रैंक आ जाएगी 1। देखो कैसे करके देख लेते हैं। तो b इस केस में कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको इतने डिटेल में करा रही हूँ, बहुत ज्यादा जबरदस्त क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को एक बार कर लिया तो समझ लो आपने इस वाले टॉपिक में रैंक निकालने का, ये जो वाले क्वेश्चन है इसमें गंगा नहा ली, मतलब सब इसमें डिटेल जान लिया आपने, सारे दिमाग के पेज खुल जाएंगे। ये क्या आएगा B11, ये क्या आएगा B21, है ना। यहाँ तक सब ठीक है। ये बन गया 2x1 मैट्रिक्स। अब इसकी वैल्यू आप ही बता दो मुझे। B11 क्या आएगा? 0, हमारी डेफिनेशन के हिसाब से। डेफिनेशन क्या, वापस चलो, बार बार दिखा रही हूँ, जब आई और जे बराबर तो 0, आई नॉट इक्वल टू जे, 10i² माइनस जे क्यूब। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई है 2, तो 10 × 2² माइनस जे क्यूब। कैसा मैट्रिक्स है ये? 2x1, इसमें एक ही कॉलम है और दो रोज हैं। तो आप कैसे भी देख लो, अगर आप रोज देखोगे तो एक ही इंडिपेंडेंट रो है, दूसरी रो एक पे डिपेंड कर रही है। कॉलम देखोगे तो एक ही इंडिपेंडेंट कॉलम है, दोबारा से रैंक ऑफ बी आ जाएगी 1। तो चाहे m की वैल्यू 1 हो, n की 2 हो, चाहे m की 2 n की 1 हो, हर बाई रैंक कर रही है 1। इससे क्या पता लग रहा है आपको कि रैंक ऑफ बी हमेशा क्या आ रही है? मिनिमम ऑफ 2,1, दैट इज 1। आप देखोगे बिल्कुल, अगर आप यहाँ पे m और n की वैल्यू 3 और 4 लेके चलो तो भी मिनिमम ऑफ 3,4 आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऐसी 2 cos 3 लेके चलोगे तो 2 आ जाएगी। मेरे को लगता है इसके आगे तो अब मैथ्स के बच्चों को कराने की जरूरत नहीं है, अगर इतने पार्ट करा दी तो आगे क्या आप समझ गए हो। अब आप m की वैल्यू लेके कर चल सकते हो, तो आप देखोगे 1 2 3 सारी आती जाएंगी, हमेशा मिनिमम ऑफ m कॉमा n आती जाएगी। ठीक है, सब सही है यहाँ पर, एकदम बिंदास। अच्छा क्वेश्चन था, क्लियर हो गया, दिमाग के पेज एकदम खुल गए बढ़िया तरीके से। चलें अगले होमवर्क क्वेश्चन पे। बढ़िया क्वेश्चन था, अच्छा लगा। दूसरे होमवर्क क्वेश्चन से जो थोड़ी बहुत भी कसर रह गई वो पूरी हो जाएगी। तो इस होमवर्क क्वेश्चन को क्लास वर्क क्वेश्चन की तरह सभी लोग अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है आपके लिए, जिन्होंने घर पे किए वो भी दोबारा पेज लगाएं, क्योंकि मेरे को लगता है आप सबने थोड़ा सा ओरली देखा था, है ना। तो एक बार इसको करके देखें। आज का दूसरा क्वेश्चन, अगेन अ जबरदस्त क्वेश्चन, करके देखिए इसको और फिर देखते हैं कि क्या आता है अपना आंसर, और ऑप्शंस बताएं फिर देखते हैं। सबको समझ में आ गया अच्छे से? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बिल्कुल पक्का क्लियर? अच्छा लगा क्वेश्चन? अच्छा लगा समझ कर? अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है। अब आंसर्स बताएं। काली ने कहा ए पार्ट। काली फिर सोच लो।
तो ऑप्शन और बना दे क्या? और ऑप्शंस है तो अच्छा, मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ये भी ऑप्शंस है। एच, एक आधा ऑप्शन और लिखने का मेरा मन कर रहा है। टू फॉर ऑल एम कॉमा एन ग्रेटर देन वन, एंड जे भी बना देते हैं, टू सच दैट आइदर ऑफ एम और एन इज ग्रेटर देन वन। निशी ने कहा मस्त क्वेश्चन विद मस्त एक्सप्लेनेशन। थैंक यू निशी। अब इस क्वेश्चन को करें, मस्त स्टूडेंट्स बनकर एकदम बढ़िया से इस क्वेश्चन को करके दिखाएं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, मैंने थोड़ा सा मिनिमाइज कर दिया ताकि आप क्वेश्चन को ढंग से देख पाएं। दिख रहे हैं ना मिनिमाइज करने के बाद? ज़्यादा छोटा तो नहीं लग रहा है? तो सारे ऑप्शन सब दिख रहे हैं और क्वेश्चन भी दिख रहा है। जल्दी से सॉल्व करें और एक ही बारी में सारे ऑप्शन सेलेक्ट करें। हाँ, काली एम क्रॉस एन है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ऑप्शन से ही पता लग रहा होगा आपको। ऑप्शन से बाबा एम और एन की वैल्यू गिवन है, एन की एम क्रॉस एन मैट्रिक्स है। चलो बताएं क्या आंसर आएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन अगेन। बताइए क्या आंसर आ रहा है। सारे ऑप्शन एक ही बार में बताना, तोड़ तोड़ के मत बताना कि हाँ ए है मैम, थोड़ी देर में बी है। सारे कर लो एक बार में लिखना। कहाँ गए आप सब लोग? सो तो नहीं गए, जाग रहे हैं? बताइए, मैं ही बताऊं? करें इस क्वेश्चन को साथ में। हाँ या ना बता दे, वेट करने के लिए बोलेंगे तो वेट किया जाएगा। मैं ही बता दूं आंसर्स, साथ में करें, ठीक है? ओके। तो फर्स्ट पार्ट एकदम सही है, सेकंड पार्ट सही नहीं है, थर्ड पार्ट सही नहीं है, ये भी 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 नहीं, नन भी नहीं, ये सही है, ये नहीं है। तो द करेक्ट आंसर इज ए कॉमा आई पार्ट। क्वेश्चन को देखते हैं फुर्सत से। निशी ने कहा थोड़ा रुकिए, कोई बात नहीं निशी, आप सॉल्व करिए, हम सब साथ में देखते हैं, ठीक है? मैंने आंसर बता दिए, उसको माइंड ना करें, मेरे को आपका मैसेज देर से मिला। और आप सॉल्व करके खुद से देखिए और फिर वेरीफाई करिएगा, ठीक है? अपन साथ में सॉल्व करते हैं। आई इंटू जे प्लस जे, अपने पास कैसा मैट्रिक्स है? सी। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज कैसी हैं? सी आई जे टाइप की। एम क्रॉस एन यानी कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। एम और एन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर्स। और सी आई जे किस तरीके से डिफाइंड है? आई इंटू जे प्लस जे, ठीक है? ओके, तो आपको कहा ऐसा क्वेश्चन कैसे करते हैं? सबसे पहले कुछ मत करो, एक जनरल मैट्रिक्स बना लो।
जनरल मैट्रिक्स कैसे दिखेगी? पहली एंट्री C11, दूसरी एंट्री C12, C13, करते करते C1n तक, फिर C21, C22, C23, करते करते C2n तक, ऐसे करते करते CM1, CM2, CM3, CMn तक। इसमें अब आपको जल्दी से रो ऑपरेशन पहचान के बताना है, ठीक है? निश्ची, काली, मनीषा, आप तीनों को बताना है, देखते हैं कौन समझ गया अच्छे से, और जो बाकी लोग हैं उनको भी, और जो लोग बाद में रिकॉर्डेड देख रहे हैं उनको भी बताना है एकदम से। ओके, तो C11 क्या आ जाएगा? I इंटू जे प्लस जे, क्या वैल्यू आ जाएगी? 1 इंटू 1 प्लस 1। ऐसे यहाँ पे I इंटू जे प्लस जे यानी कि 1 इंटू 2 प्लस 2। C13 क्या आ जाएगा? 1 इंटू 3 प्लस 3, करते करते C1n क्या आ जाएगा? 1 इंटू n प्लस n। ये आ गई रो 1। रो 2 क्या आ जाएगी? I इंटू जे प्लस जे यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 इंटू 3 प्लस 3, एंड 2 इंटू n प्लस n। थर्ड रो क्या आ जाएगी? 3 इंटू 1 प्लस 1, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 इंटू 3 प्लस 3, और ये क्या आ जाएगी? 3 इंटू n प्लस n। काली वैल्यूज बता रहे हैं इस तरीके से कि 369 आ जाएगा। काली दैट इज द तरीका सही है ना करने का? वो भी एक तरीका है ना? हम उसके बिना करेंगे क्योंकि हमें ना इन जनरल सीखना है, हम तो इसको ऐड नहीं करेंगे। ऐड करके आप कर सकते हो, पर पेपर में ना क्या कर सकते हैं, इस आई जे के साथ 100 मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसकी पावर कर सकते हैं स्क्वायर करके। तो हम जनरली करके देखेंगे, आपका तरीका भी सही है। ऐसे करते करते क्या आ जाएगा? बिल्कुल सही है काली आपका तरीका। m इंटू 1 प्लस 1। बताओ ऑपरेशन क्या लगाया जाए? m इंटू 2 प्लस 2, m इंटू 3 प्लस 3, m इंटू n प्लस n। ये बन गया अपना फाइनली m क्रॉस n मैट्रिक्स। अब हमें इसकी रैंक निकालनी, यही काम है अपना। अब रैंक कैसे निकालते हैं हम इसकी रोज और एक कॉलम को सब कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आप देखो यहाँ पे लिटरली क्या चल रहा है? 2 इंटू 1 प्लस 1, यहाँ पे 3 इंटू 1 प्लस 1। अगर आप रो 2 में से रो 1 को माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? यहाँ पे बच जाएगा 1, यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 3। ऐसे करते करते बचता जाएगा। देखते हैं ऑपरेशन काम करता है नहीं। तो क्या लगाते हैं? रो आई माइनस रो आई टेंड्स टू रो आई माइनस रो आई माइनस 1। हर रो में से उसकी पिछली रो माइनस करते हैं। ये सिलसिला कहाँ से शुरू करना है? स्टार्ट फ्रॉम द लास्ट रो, एम मत रो से स्टार्ट करो, फिर m माइनस 1 रो पे जाना, करते करते कहाँ तक जाना? 2 तक। ठीक है, तो लास्ट रो से ये सिलसिला स्टार्ट करना है। करते हैं स्टार्ट। तो C इक्विलेंट आ जाएगा किसके? इक्वल टू नहीं, इक्विलेंट आ जाएगा, है ना? तो इक्विलेंट आ जाएगा किसके? बनाते हैं। काली ने कहा सेम ऑपरेशन एज प्रीवियस। काली आप सब में से फर्स्ट माइनस करोगे, वो भी कर सकते हो, करके देखो उसमें से कुछ अच्छा सा नहीं आ रहा है। आपने कहा जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में लगाया था, तो सब में से फर्स्ट रो माइनस करके अच्छा नहीं आ रहा है, सब्सिक्वेंट माइनस करके कुछ तरीका बनेगा। फर्स्ट माइनस करो, नहीं बन रहा कुछ अच्छा, तो हमने ऐसे कर दिया, सारी एडजेसेंट वाली को माइनस करके देखा है। तो लास्ट वाली से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एज इट इज लिख दो, 1 इंटू 1 प्लस 1, 1 इंटू 2 प्लस 2, 1 इंटू 3 प्लस 3, करते करते 1 इंटू n प्लस n। ठीक है, कहीं निकाल सब रोज में से फर्स्ट रो सब्ट्रैक्ट करो तो भी हो जाएगा। चलो काली वैसे कैसे होगा? सेम तो नहीं आएगा, उसमें 1 नहीं आ रहा है सब में। अच्छा अगली बनाते हैं। अगली क्या आएगी अब? उसमें से क्या करना है? रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देना है। 2 इंटू 1 माइनस 1 करेंगे, क्या आएगा? इसमें से क्या ले लो? 1 कॉमन, ये आ जाएगा 2 माइनस 1। अगली एंट्री क्या आ जाएगी? इसमें आ जाएगा 2 कॉमन, 2 माइनस 1। तीसरी एंट्री क्या आ जाएगी? 3 कॉमन, 2 माइनस 1।
मेरे को लगता है आगे का आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, ये 1, इसमें 2, इसमें 3, इसमें n कॉमन आ जाएगा, और क्या आ जाएगा बाकी का 2 माइनस 1। ऐसी थर्ड रो में क्या आ जाएगा, में आ जाएगा 1 कॉमन 3 माइनस 2, 2 कॉमन 3 माइनस 2, 2 कॉमन 3 माइनस 2, 3 कॉमन 3 माइनस 2। ऐसे करते जाओ, आप देखो बढ़िया सा कुछ बनने वाला है अभी। ऐसे करते करते लास्ट में क्या आ जाएगा, 1 कॉमन m-1, 2 कॉमन m-1, यानी कि m-m+1, 3 कॉमन m-m+1, करते करते n कॉमन m-m+1। ये हमने ऑपरेशन लगाया और कुछ नहीं करा। ऑपरेशन लगाना अच्छे से आ गया, आपको कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप देखो ये सारे 2-1 क्या होता है, 1, 2-1, 1, 1 ऐसे ही 3-2, 1 अल्टीमेटली क्या बन गया, ये ऐसा मैट्रिक्स बन गया। कैसा, इन लोग को भगा देते हैं यहाँ से। आप दिख रहे हैं कुछ अच्छी शक्ल। इसमें क्या हो गया, फर्स्ट रो को छोड़ के बाकी सारी रोज आ गई सेम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एन तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये सब हमने हटा क्यों दिया, क्योंकि 1 बचा था। 1 × 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं है। अब ऑपरेशन कौन सा लगाना है, रो 3 ऑनवर्ड्स लगा देना है। रो 3 टेंस टू रो 3 माइनस रो 2। अब सब में से रो 2 माइनस कर देनी है। रो 4 टेंस टू रो 4 माइनस रो 2, करते करते RM टेंस टू RM माइनस रो 2। तब देखोगे पहली दो को छोड़ के बाकी सारी बन जाएंगी 0, तो रैंक क्या आ जाएगी, सी मैट्रिक्स की 2। दो इंडिपेंडेंट रोज हमारे पास आ गई हैं। ऐसा कब है, जब m×n की हम कोई भी रैंडम वैल्यू लेकर चल रहे हैं। तो इन जनरल अगर हम 1×1 मैट्रिक्स ना लें तो रैंक आ जाएगी 2। अगर ले लें 1×1 मैट्रिक्स, उसमें तो एंट्री ही एक आती है। अब इसमें एंट्री एक क्या आ जाएगी, 1 × 1 + 1, दैट इज 2। ये कैसी एंट्री है, 0 तो नहीं है, यानी कि इसकी रैंक हो जाएगी 1। तो ये ऑप्शन ठीक है। अगर 1×1 मैट्रिक्स बन रहा है तो रैंक आ जाएगी 1। अगर इसके अलावा कोई भी और m और n की वैल्यू है जो 1 से स्ट्रिक्टली बड़ी है तो रैंक आएगी 2। ठीक है, काली कह रहे हैं रैंक 1 होगा ना, रैंक 2 नहीं आ रही है काली, मेरे को तो रैंक 2 लग रही है। ये पहला पहला क्या है, 1 × 1 + 1 क्या बन जाएगा। अच्छा, रो 1 को सिंप्लीफाई करते हैं, शायद रैंक 1 आ रही है। लेटेस्ट चेक, काली एक मिनट को चेक करते हैं। रो 1 क्या आ जाएगी देखते हैं। 1 × 1 + 1 क्या होता है, दैट इज 2। 1 × 2 इज 2 + 2 इज 4। 1 × 3 इज 3 + 3 इज 6। अच्छा, ये तो 2 का टेबल बन रहा है। ओके ओके, ये तो 2 का टेबल बन गया। तो आप देखोगे इस समय से 2 कॉमन लेते हो तो रैंक आ जाएगी 1। बिल्कुल कल, थैंक यू बताने के लिए। तो रैंक आ जाएगी 1, तो ये वाला ऑप्शन भी हो गया गलत। तो रैंक आ जाएगी 1 हर केस में। ऐसा कोई ऑप्शन है, आइदर ऑफ m और n > 1, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा ऑप्शन नहीं है तो रैंक आ जाएगी 1, चाहे m और n 1 हो चाहे उससे बड़ा हो। ठीक है ठीक है, ओके ओके, थैंक यू काली पॉइंट आउट करने के। बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। ठीक है, बिल्कुल। ऐसा है कि ऐसा एक्सपैंड करके भी देख लेना, ऐसा भी हो जाता है। तो सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन अच्छा था, बढ़िया। तो सिर्फ एक पार्ट आंसर है। अगर कोई और पार्ट में ऐसा ऑप्शन होता कि रैंक हमेशा 1 रहेगी तो वो ऑप्शन भी सही होता। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे, जबरदस्त। होमवर्क क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए, बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ठीक है, तो फिर समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है। अब पिछली बार आपको बताए थे एलिमेंट्री मैट्रिसेस। क्या बताया था आपको एलिमेंट्री मैट्रिक्स के बारे में, कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं, बताओ। आपको बताया था कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कोई चीज होती है, याद है क्या होता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स बताया था, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बताया था, बताओ। जो भी बताया था डिफाइन करो, देखते हैं किसको याद है।
इसको याद है, मैं बताऊं? काली, निशी, मनीषा बताएं जी। चलो मैं बताती हूँ। आपको पता था एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन और ऑपरेशन क्या होता है? तीन टाइप के। ये किसी रो को दूसरी रो से इंटरचेंज कर सकते हैं, किसी रो को दूसरी रो में ऐड कर सकते हैं, और किसी रो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया रो एलिमेंट्री ऑपरेशंस। ऐसे ही कॉलमेंट्री ऑपरेशंस। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स क्या होता है? अगर हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे कोई भी एक रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर कोई भी एक एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें, कोई भी एक, तो जो मैट्रिक्स आता है उसे कह देते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, तो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कौन होता है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन, कैसे मिलता है? बाय अप्लाइंग सिंगल एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आई एन। आई एन क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, वेयर आई एन इज इक्वल टू ये वाला मैट्रिक्स। जानती हैं आप इसको, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को, कि डायगोनल पे सब जगह क्या हो? 1 हो, बाकी जगह 0 हो, और एन क्रॉस एन ऑर्डर का ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स। अब समझ में आया एलिमेंट्री मैट्रिक्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स जो कैसे मिलता है? आइडेंटिटी पर हम कोई भी एक रो ऑपरेशन या कोई भी एक कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा दें। ठीक है, एग्जाम्पल, कोई भी एग्जाम्पल देना चाहेगा? सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद ही एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। क्यों? देखो, अगर मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये टू ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इस पे क्या लगा रही हूँ? एक रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रही हूँ, रो वन गोज टू वन इंटू रो वन। है तो रो ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ नहीं चेंज करा मैंने, बस रो वन को वन से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा करने से दोबारा से मेरे पास क्या आ जाएगा? वापस का पूरा मैट्रिक्स ही आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक सिंगल रो ऑपरेशन लगाया, फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को वन से मल्टीप्लाई किया, एज इट इज सेम मैट्रिक्स आ गया। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद एक एग्जाम्पल है एलिमेंट्री मैट्रिक्स का। कोई दिक्कत? एक और एग्जाम्पल लेते हैं, इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन आएगा। तो अगर एग्जाम्पल समझ में आ रहा है तो ही हाँ बोलना, वरना क्वेश्चन आ जाएगा। बताओ, क्वेश्चन पे चलें, एक और एग्जाम्पल करें। अब देखो जरा, फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स उठाओ, इस पे हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, रो वन टेंस टू रो वन प्लस 5 टाइम्स रो टू। क्या आ जाएगा नया मैट्रिक्स? रो वन में 5 टाइम्स रो टू ऐड कर दो, वन एज इट इज, यहाँ पे आ जाएगा 5 0 1। एंड दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, सब बढ़िया, भला चंगा, क्वेश्चन पूछा जाए रेडी है, समझ गए सब एलिमेंट्री मैट्रिक्स को? कोई दिक्कत तो नहीं है? इसी तरह कॉलम ऑपरेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक कॉलम का भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। काली कह रहे हैं डेफिनेशन फिर से दिखा दो, बिल्कुल दिखा देते हैं काली। तो इस एग्जाम्पल को करने से पहले पहले काली को डेफिनेशन दिखाते हैं। काली डेफिनेशन है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि ऑब्टेन होता है कैसे? बाय अप्लाइंग एनी सिंगल एलिमेंट्री रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है काली, चले आएंगे एग्जाम्पल में। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप बताना सही से समझ में आया कि नहीं। हाँ, तो हम देख रहे थे कॉलम ऑपरेशन लगा कर देते हैं। कोई भी आप बता दो, एक कॉलम ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बतानी जो आपको अच्छी लगे। मेरी पसंद की हो जरूरी थोड़ी, आप बता दो कोई। एक सिंपल बता देते हैं, कॉलम वन और कॉलम टू को इंटरचेंज कर दो, क्या आ जाएगा? 0 1 1 0।
ये बन गया एक निलपोटेंट मैट्रिक्स। ये देखो ये आइडेंटिटी था, इसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी चेंज हो गई एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कराने से, और फिर भी हम इसको क्या कहेंगे, एलिमेंट्री में। ठीक है, समझ में आ गया। सो क्वेश्चन टाइम। क्वेश्चन, which of the following is or are example of an elementary matrix? कुछ मैट्रिक्स बना लेते हैं आपके लिए। आपको बताना है कौन सा एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, और आपको बोला ऑपरेशन भी पहचानना है, कौन सा ऑपरेशन है जो लगाया गया। आइडेंटिटी पे ये एक ऑपरेशन में हम लगा देंगे तो ये वाला एलिमेंट्री मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो बताओ आंसर्स। आसान है काम, बस आपको देखना है कि एलिमेंट्री मैट्रिक्स कैसे बनता है, उस डेफिनेशन को याद रखना है कि कोई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहा होगा जिस पे हमने ऑपरेशन लगाया होगा तो ये आया होगा। बस इतनी सी कहानी है। खाली ने कहा आंसर है बी कमा सी पार्ट। खाली ऑपरेशन बताओ, साथ में नोट कर लेते हैं आपका आंसर। बाकी लोग, मनीषा, निशी, क्या आंसर्स हैं? काली ने कहा ऑपरेशन है रो टू टेंस टू माइनस पाई टाइम्स R1। रो टू टेंस टू रो टू माइनस पाई टाइम्स R1। यह है बी के लिए, और सी के लिए क्या ऑपरेशन है काली? रो वन टेंस टू ई टाइम्स R1। बिल्कुल ठीक है काली आपका आंसर। और ए और डी पार्ट क्यों नहीं है काली? मनीषा इज ऑल्सो गोइंग फॉर बी कॉमन सी पार्ट। ओके, निशी आप बताएं। निशी आपका भी आंसर का वेट करें या आप चले आगे? एक बार आपके रिप्लाई आने के बाद हम आगे चलेंगे। काली ने कहा डी पार्ट नहीं है मैम, क्योंकि डी पार्ट में दोनों रो और कॉलम पे ऑपरेशन लगा, या फिर दोनों दोनों रोज पे लगा लो कह दिया है ना, कैसे भी कह सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने।
यानी कि डी पार्ट में 2 ऑपरेशन लगा दी। तो चलते हैं, आंसर्स आर करेक्ट, बिल्कुल बी और सी पार्ट, ए और डी नहीं है। मनीषा काली आपने बिल्कुल सही बताया। कैसे बी कैसे ऑब्टेन हुआ? अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो 1 0 0 1, तो हम इस पे ऑपरेशन लगा दे रो टू टेंस टू रो टू माइनस पाई टाइम्स आर वन, तो बिल्कुल यही आ जाने वाला है अपने पास। ऐसे ही सी पार्ट में आइडेंटिटी मैट्रिक्स है अपने पास, उसमें हम ऑपरेशन लगाते रो वन टेंस टू एक्सपोनेंशियल वाला जो ई है टाइम्स आर वन, तो ये आ जाएगा। तो दोनों एलिमेंट्री मैट्रिक्स हैं। अब देखो ये वाला मैट्रिक्स कैसे आएगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे आप एक बार वो ऑपरेशन लगाओ आर वन टेंस टू एक्सपोनेंशियल टाइम्स आर वन, तो हमारे पास आएगा ये। और फिर एक बार और ऑपरेशन लगाओगे तो ये आएगा। दूसरा ऑपरेशन क्या लगाना है, रो टू टेंस टू एक्सपोनेंशियल टाइम रो टू, फिर ये वाला मैट्रिक्स आएगा। तो 2 ऑपरेशन लगे, हमें तो एक ही लगाना था, तभी एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं, तो डी वाला पार्ट नहीं हो पाएगा। ऐसी फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या है, फर्स्ट पार्ट कैसे ऑब्टेन हुआ। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो अपने पास होता है उस पर पहले कॉलम इंटरचेंज करो, तो C1 और C2 को इंटरचेंज करोगे तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 0 1 1 0। अब इसके ऊपर लगाओ आप C1 टेंस टू 15 टाइम्स C1, C1 गोज टू 15 टाइम्स C1, तो आपके पास ये पार्ट आ जाएगा। तो आपने देखा फिर से 2 ऑपरेशन आ गए, हमें तो एक ऑपरेशन लगाना है, तभी एलिमेंट्री रो मैट्रिक्स या एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। तो इसलिए ए पार्ट भी सही नहीं होगा। कृष्णा चंडारा का कहना है ए कॉमा डी पार्ट, कृष्णा ए कॉमा डी पार्ट दोनों गलत हैं। हमें बताने थे कौन से एग्जाम्पल है एलिमेंट्री मैट्रिक्स के, ए और डी नहीं है एग्जाम्पल, अभी जो हमने एक्सप्लेनेशन दिया है उसके हिसाब से। सबको क्लियर है, आगे चलें। क्या एक और क्वेश्चन की जरूरत है या क्लियर हो गया है? अगर नहीं क्लियर हो तो एक और क्वेश्चन बनाया जाएगा, ऐसे बना दिया जाए। चलो बना देते हैं, सेफ साइड पे रहते हैं। आर एलिमेंट्री मैट्रिसेस। ठीक है, एंड आपके ऑप्शंस हैं WDOTF यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नए लोग हैं उनको अगर नहीं पता तो बता देते हैं। ABC थोड़े ज़्यादा पार्ट्स बना देते हैं ताकि एक ही क्वेश्चन से आपकी तसल्ली हो जाए। काली कह रहे हैं क्लियर है लेकिन क्वेश्चन कराओ, मज़ा आ रहा है। ठीक है ठीक है, तो मैंने काली आपके दिल की बात आपका कमेंट मेरे पास पहुंचने से पहले समझ ली थी। तो क्वेश्चन बना रहे हैं, देखते हैं आप लोग पहचाना। इसमें ज़्यादा पार्ट्स दे दिए ताकि आपको थोड़ी देर ज़्यादा मिल जाए सॉल्व करने के लिए। हम्म, पहला है आपके पास
तो ये 6 ऑप्शन है, आपको सिलेक्ट करना है कौन से आंसर है। सारे आंसर एक बार में देना, अलग अलग करके तोड़ के मत देना। आपको मालूम है नेट में कैसे क्वेश्चन आते हैं, मल्टीपल सिलेक्ट सी पार्ट में आते हैं, और जिसमें अगर आप आधे आंसर्स करेक्ट एक बार में टिक करोगे तो कोई नंबर नहीं मिलेंगे। तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, पर सारे करेक्ट आंसर्स पर ही आपको नंबर मिलते हैं, पार्शियल मार्किंग भी नहीं होती है। हम्म तो बताएं। फास्टेस्ट आंसर बाय काली, PCEF। बाकी लोग बताएं क्या आंसर है। मनीषा इज गोइंग फॉर BCF। चलो फिर मेरे को ऑपरेशंस पहचानने में हेल्प करो सभी लोग। मैं भी बता देती हूँ कौन कौन से हैं। किसी और को आंसर एडिट करना है, मैं बता दूँ फाइनली। तो आंसर है ए पार्ट, बी सही है। एंड ओके फाइन, ए पार्ट करेक्ट है। बी पार्ट करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट। सी पार्ट करेक्ट नहीं है। डी पार्ट करेक्ट है। ई पार्ट करेक्ट है। और एफ पार्ट करेक्ट है। क्वेश्चन ने कहा था मैं वो पार्ट सिलेक्ट करना है जो कि नॉट करेक्ट है। तो नॉट करेक्ट वाले टिक करोगे तो आंसर हो जाएगा बी पार्ट एंड सी पार्ट। तो द करेक्ट आंसर इज बी पार्ट एंड सी पार्ट, क्योंकि वो नॉट करेक्ट है। बाकी सारे एलिमेंट्री मैट्रिसेस हैं, ये दोनों एलिमेंट्री मैट्रिसेस नहीं है। ठीक है, तो ए पार्ट, बी पार्ट, एफ पार्ट। ठीक है, काली कह रहे हैं ई पार्ट करेक्ट नहीं है, FB। अरे देख लेते हैं, काली टेंशन क्यों ले रहे हो। ये देखो जरा, ऑपरेशंस देखते हैं। तो बेसिकली हमारे पास कितने एलिमेंट्री मैट्रिक्स है इस क्वेश्चन में, 4 हैं। तो ये भी एलिमेंट्री है, जो एलिमेंट्री है उसको अंडरलाइन करते हैं। ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है, और ये भी एलिमेंट्री मैट्रिक्स है या नहीं है। एक ही ऑपरेशन लगाना होता है। हाँ, ये सब सही तो है ही एलिमेंट्री मैट्रिक्स। पहले केस में क्या ऑपरेशन लगाया है, ए पार्ट में ऑपरेशन लगाया गया है, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दो। ठीक है, यहाँ तक सब ठीक है। डी पार्ट में बताओ क्या ऑपरेशन लगाया गया है। डी पार्ट में ऑपरेशन क्या है बताओ। R2 टेंस टू R2 -1/11 R1। एक ऑपरेशन लगाया और ये आ गया। ये किस में लगाया हमने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स I3 पर ये ऑपरेशन लगाओगे तो ये आ जाएगा। ऐसे ही R1 इंटरचेंज बाय R2 आप I3 पर लगाओगे तो ए पार्ट आ जाएगा। ई पार्ट कैसे आएगा, I3 पर एक ऑपरेशन लगा दो। कौन सा ऑपरेशन, R3 टेंस टू R3 -R1 -R2। एक ही ऑपरेशन लगाया अपनी, और हमारे पास ये आ गया। ठीक है काली, ये क्यों नहीं है, एक ही तो ऑपरेशन लगाया है। अब जैसे हम 2x2 मैट्रिक्स में एक ही रो के साथ इंटरचेंज खेल सकते थे, यहाँ पे 3 रोज है, हम 3 रोज को एक ही ऑपरेशन में कंसिडर कर सकते हैं ना। ऐसे एफ पार्ट में क्या ऑपरेशन है, इसमें कॉलम हो गया, तो इसमें क्या हो गया, C1 टेंस टू 5 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ R1 प्लस R2 प्लस R3। आर एक मिनट, 5 टाइम्स एक्सपोनेंशियल ऑफ C1।
C1 प्लस C2 प्लस C3, तो ये आ जाएगा। तो C1 में यहाँ पे 1 में 0 0 ऐड करोगे, 5 टाइम एक्सपोनेंशियल से मल्टीप्लाई करो, यही आ जाएगा। यहाँ पे इस तरीके से करोगे तो भी ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। ठीक है, एक ही ऑपरेशन से आ रहा है। खाली दो ऑपरेशन का है, एक ही ऑपरेशन तो हुआ। एक ऑपरेशन नहीं है ये, ऑपरेशन तो एक ही लगाया ना हमने एक बारी में। सही है सब, चलें आगे। मनीषा, आपको भी डाउट है इसमें? क्या कोई डाउट? दो ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन हुआ ना। अच्छा, ऐसा भी हो रहा है यहाँ पर, लेट मी चेक। ऐसा भी कह सकते हैं, तुम दो ऑपरेशन जैसा ले सकते हैं। अगर हम एलिमेंट्री मैट्रिक्स पे एक सेकंड लो, एक सेकंड दो मुझे। इसका इन्वर्स हम निकाल सकते हैं एलिमेंट्री मैट्रिक्स का सेम ऑपरेशन लगाकर। तो अगर मैंने यहाँ पे क्या किया, पूरी रो को -1/11 से मल्टीप्लाई करा है, हम क्या करेंगे कि पूरी रो को -1/11 से दोबारा से अगर डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा। यहाँ माइनस से करा है तो यहाँ पे ऐड कर दोगे तो आ जाएगा। यहाँ पे अगर हमने माइनस किया तो यहाँ पे ऐड करोगे तो आ जाएगा। खाली कह रहे हैं ये तो हम हैं कि दोनों ऑपरेशन साथ साथ कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन ऑपरेशन तो दो ही होंगे। सही कह रहे हो शायद। हाँ, ये दो ऑपरेशन हो गए, सही कह रहे हो आप लोग। तो ये भी नहीं होंगे क्योंकि हमने तीन टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े हैं ना, बेसिक डेफिनेशन पे जाओ। हाँ, अभी हमने स्टार्टिंग में याद किए थे। तीन टाइप के एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, कौन कौन से? सही कह रहे हो आप लोग, मनीषा और काली। पहला ऑपरेशन होता है कि दो रोज को इंटरचेंज कर लो। दूसरा होता है कि आर आई को किसी के से मल्टीप्लाई कर लो जो कि नॉन जीरो हो। और तीसरा होता है आर आई में आर आई प्लस कुछ के टाइम्स आर जे ऐड कर दो। हम्म, सही कह रहे हो आप लोग। तो लास्ट वाले दो ऑप्शन हैं, इसमें बेसिकली ज़्यादा ऑपरेशन लगाए जा रहे हैं, तो ये भी करेक्ट नहीं होंगे, ये नॉट करेक्ट होंगे, इसलिए भी आंसर का पार्ट बन जाएंगे। सही है, कि उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन लग रहा है। तो दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आंसर, तो आप लोगों ने सही कहा था BCEF, दिस इज करेक्ट आंसर। सही है, ठीक है सब, चले आगे। आगे चलते हैं, अब है एक अच्छा सा क्वेश्चन। तो पहले एक अच्छा सा नोट, उसके बाद एक अच्छा सा क्वेश्चन। आप रैंक निकालना सीख गए ना, तो रैंक से रिलेटेड ही एक बात है। पहली बात तो एक टाइप का मैट्रिक्स है, ब्लॉक मैट्रिक्स जानते हैं सब, ब्लॉक मैट्रिक्स सुना है? तो अगर एक ब्लॉक मैट्रिक्स हमारे पास इस तरीके से गिवन हो, यहाँ पे कोई आई आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, बाकी बचा हुआ जीरो हो, जीरो हो, जीरो हो, या नल मैट्रिक्स बचे हों। अगर इस तरीके का कोई मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है कोई भी m क्रॉस n वैल्यू के लिए, तो इसको हम कह देते हैं मैट्रिक्स इन नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। कल करवा चौथ है और माता जी का मेहंदी लगाने का टाइम हो गया है, तो वो मेरे को याद करिए।
तो बस एक क्वेश्चन करके फिर हम गायब होते हैं और फिर बाकी का कल कंटिन्यू करेंगे। इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत इसमें? अगर हम एक मैट्रिक्स को इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकें बाय एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस, तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक, इस तरीके से जो दिखाई देती है। ठीक है, अब एक थ्योरम है कि अगर अपने पास ए कोई भी मैट्रिक्स है, ठीक है ना, इफ ए इज एनी मैट्रिक्स m यानी कि कोई भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है सच दैट रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू आर, हमें मालूम है उसकी रैंक क्या गिवन है, ए कि आर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट पी एंड क्यू, दो इन्वर्टेबल मैट्रिसेस हमको मिल जाएंगे सच दैट पी एंड क्यू आर इन्वर्टेबल मैट्रिसेस। इन्वर्टेबल मैट्रिसेस यानी कि जिनका डिटर्मिनेंट कैसा हो, नॉन जीरो हो, जो कि बेसिकली नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस हो। तो हमको दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस मिल जाएंगे सच दैट पी ए क्यू इज इक्वल टू आई आर जीरो जीरो जीरो। यानी कि अगर रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज आर, तो हम उसको नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं इस तरीके से। कैसी नॉर्मल फॉर्म में? कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए आर वैल्यू वाला और बाकी सारे जीरो जीरो बच जाए। नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए हम रो और कॉलम ऑपरेशन साथ में लगा सकते हैं। ठीक है, तो रिड्यूस गिवन मैट्रिक्स ए इन नॉर्मल फॉर्म वी अप्लाई बोथ रो एंड कॉलम ऑपरेशन साथ साथ में, कोई चक्कर वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। ब्लॉक मैट्रिक्स क्या होता है? काली मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स काइंड ऑफ। ठीक है, सही है सब यहाँ पर? कुछ नहीं, इजी जैसी बात है। रैंक आपको निकालनी आती है, अगर रैंक निकाल पा रही हो तो उसको आप रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के इस तरीके की फॉर्म में चेंज कर पाओगे मैट्रिक्स को। कैसे? आपको मालूम है, एशेलॉन फॉर्म में लाकर, याद है ना? तो आपको रो कैसे करने हैं, एशेलॉन फॉर्म में चेंज करोगे, ऐसा मैट्रिक्स बन जाएगा। अभी आपको थ्योरम क्यों समझाइए, क्योंकि कभी कभी ना रैंक पूछी जाती है टेढ़े तरीके से। अब एक क्वेश्चन देखो जरा, ये क्वेश्चन आप सबको सॉल्व करना आता है, पर अभी जो थ्योरम बताई अगर वो नहीं बताई गई होती तो शायद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कष्ट मानते बहुत ज़्यादा। ध्यान से देखो क्वेश्चन। आपको ए मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4, ऐसे करते करते सोन एन तक, 2 3 4 5 करते करते n+1 तक, 3 4 5 n+2 तक, ऐसे करते जाओ n+1 n+2 n+3 कहाँ तक? ट्वाइस n-1 तक। ठीक है, इस तरीके से आपको एक ए मैट्रिक्स गिवन है वेयर n is greater than equal to 3, then there exists नॉन सिंगुलर, काली आपको मालूम है इसकी रैंक 2 है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। पर क्वेश्चन देखो क्या पूछना चाह रहे हैं। देयर एग्जिस्ट नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस P and Q such that PAQ is in normal form given by IR 0 0 0 where R is equal to, अब देखो क्या इस क्वेश्चन को देख के पता लग रहा है कि कहीं भी रैंक पूछी जा रही है? नहीं पता लग रहा। अगर आपको ये थ्योरम नहीं पता कि अगर रैंक है उसकी वो, तो वापस याद करो, रैंक है तो हम उसको एशेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं, उसको एशेलॉन फॉर्म से हम रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में लेके जा सकते हैं, और फिर हम फाइनली उसको कुछ ऐसी फॉर्म में ला सकते हैं कि सिर्फ आइडेंटिटी बच जाए और बाकी सब जगह 0 0 बच जाए। और इसको एक और तरीके से सोचा जा सकता है कि हम दो ऐसे नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ला सकते हैं P and Q सच दैट ए को अगर हम P से मल्टीप्लाई करें आगे से और Q से पीछे से, तो वापस नॉर्मल फॉर्म में आ जाए। तो बताओ आर की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे आर की वैल्यू पूछने का मतलब क्या है? सीधा सीधा क्या है, रैंक पूछ रहे हैं। अब आपको मालूम है आंसर क्या है, रैंक निकालो इसकी। हमने आज ही ऐसा क्वेश्चन किया, रैंक 2 है, बिल्कुल सही कहा लिया आपने। पर क्वेश्चन पूछने का तरीका समझ में आया? अगर आपको नहीं मालूम होता कि यही रैंक पूछने का तरीका है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाते, जबकि इतना आसान क्वेश्चन है। क्लियर है क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से सभी को? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? तो फिर आज की वीडियो को ख़त्म करें। ओके, so let us end with a life logical lesson.
पहले नहीं कहा था आपको हाई लेवल का होमवर्क देने वाले थे लास्ट टाइम। हाँ, जो मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे वो हाई लेवल के होमवर्क के तो थे, बढ़िया नहीं थे वो? हाई लेवल के होमवर्क के क्वेश्चंस थे, आज भी देना था, पर आज अगर मैं उतना टॉपिक करा रही थी मैं तो दे पाती। आज हमने जितना डिस्कशन की स्पीड रही उस हिसाब से 2 और टॉपिक जो कराती मैं अगर, तो होमवर्क क्वेश्चन दिया जाता बढ़िया सा। तो अभी ऐसा है कि होमवर्क क्वेश्चन के बिना काम चलाओ। कल बढ़िया सा टॉपिक कवर किया जाएगा, फिर आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया जाएगा पूरे वीक के लिए। ठीक है, चलेगा? ओके। तो एक ना दोहा है, आप सबने शायद सुना हो। मेरे को कबीर जी के और रहीम जी के दोहे बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है, तो उसमें उन्होंने एक दोहा फरमाया है। तो बुरा जो देखन मैं चला, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो घर खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। सुनाई दोहा आपने? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो घर खोजा अपना, मुझसे बुरा न को। का बहुत प्यारा सा मतलब होता है। इंग्लिश में यू कैन लर्न द सेम मैसेज फ्रॉम अ कोट, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। बिल्कुल सेम मैसेज आपको इससे मिलता है। मतलब क्या है इसका? पहले दोहे का मतलब समझते हैं। दोहा कह रहे हैं कि जब मैंने बाहर बुरा ढूंढने की कोशिश करी तो मुझे कहीं पर कुछ बुरा नहीं मिला। जब अपने घर पर आकर देखा तो शायद मेरे में ही सारी बुराई भरी हुई थी। इसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि आप डिमोटिवेट होकर अपनी बुराई करना स्टार्ट कर दें। इसका मतलब है, जब आप बुराई बाहर ढूंढने की कोशिश करेंगे तब आपको पता लगेगा कि जो आप बाहर ढूंढ रहे हैं वो आपके अंदर है। क्योंकि आप अगर बाहर बुराई ढूंढ रहे हैं, अगर आप किसी में कोई कमी निकाल रहे हैं, आप किसी के ऊपर कुछ पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो एक्चुअल में वो कमी आपके अंदर है। और अगर आपके अंदर वो कमी नहीं है तो आपको किसी में वो कमी दिखाई ही नहीं देगी। ये बहुत सच है। द वर्ल्ड एक्ट्स एज अ मिरर टू यू। तो आपको सिर्फ वही चीज़ें दिखाई देंगी जो आपके अंदर है। अगर आपके अंदर बुराई नहीं है तो आपको किसी के अंदर बुराई दिखाई नहीं देगी। ये बहुत सच है। इसी को इंग्लिश में ऐसे फ्रेज करते हैं, ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर। कि जब हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसे हम एक चश्मे से देखते हैं। वो चश्मा होता है हमारे थॉट्स, हमारे परसेप्शंस, हमारे व्यू पॉइंट्स, हमने अपने एक्सपीरियंसेस से जो सीखा है। तो अगर आप किसी को देख रहे हो और आपको वो अच्छा लग रहा है, वो आपको ब्यूटीफुल लग रहा है, उसकी कोई बात अच्छी लग रही है, या लाइफ में कुछ भी अगर आपको अच्छा लग रहा है, इट इज़ बिकॉज उस टाइम पे आपकी सिचुएशन अच्छी है एंड आप उसमें से अच्छा देख पा रहे हो। अगर आपको बाहर कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसका मतलब आप उसमें से अच्छा नहीं ढूंढ पा रहे हो। तो इस बात को याद रखें। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हो, हर इंसान खूबसूरत होता है। बट अगर आप बाहर आप कुछ बुरा देख रहे हो, मतलब आपके अंदर कुछ पेन है, कुछ प्रॉब्लम है, कोई थॉट है जो फंसा हुआ है, जो आपको ऐसा देखने पे मजबूर कर रहा है, आपके परसेप्शन में कोई दिक्कत है, उसको साफ करो, उसको ठीक करो, तो आपको बुरा बाहर नहीं मिलाई दिखाई देगा। बहुत डीप है और बहुत ज़्यादा प्यारा है। अगर आप इसके ऊपर सोचो फुर्सत से और आपको लगे कि इसको यूज़ किया जा सकता है तो देखना, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आज की क्लास एंड करते हैं इस ब्यूटीफुल से नोट पर। कल दोबारा मिलेंगे सेम टाइम पर सेम जगह पर, 9 से 10:30 तक। दोबारा से लीनियर अलजेब्रा डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाएं। डू शेयर इट अगर आपको लगता है कि दूसरे लोगों के काम आ सकती है, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि हम रोज़ मिलते रहें। टेक केयर, लेट्स टुगेदर क्रैक इट। अब तो आई क्या कहते हैं, नेट का एग्ज़ाम भी अनाउंस हो गया, यूजीसी नेट वाला। तो फिर अब मेहनत को और डबल कर लीजिए, जल्दी मिलेंगे। टेक केयर, बाय बाय।